हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, तो देखो लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म की। ओके, मेटाबॉलिज्म में देखो अगर अपन बात करें, अपन ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बेसिकली जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, क्लियर है, इन सब केमिकल रिएक्शंस को अपन टोटल सम करके मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है ये कितने टाइप्स की होती है? बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। द फर्स्ट टाइप इज एनाबॉलिक रिएक्शन एंड सेकंड टाइप इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है। एनाबॉलिक रिएक्शन में बेसिकली किसी भी कंपाउंड का जो है सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। और कैटाबॉलिक रिएक्शन में कोई कंपाउंड जो है, कोई बायोमोलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है। क्लियर है। ठीक है। तो ऐसी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें कोई कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन का सिंथेसिस होना। क्लियर है। हमने एग्जांपल देखा था कि अलग अलग देखो अमाइनो एसिड जो है मिलके क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। तो किसका एग्जांपल था ये? इट वाज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर है। और हमने कैटाबॉलिक रिएक्शंस में देखा था कि देखो किस तरीके से यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन हो रहा है। जिससे अपन बात करें ग्लूकोज की, ठीक है, तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है किस में होता है? वो रेस्पिरेशन प्रोसेस एक है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। उसमें बेसिकली अपन को एनर्जी मतलब एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होता है वो। क्लियर है। हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो ये सारा फूड बेसिकली इससे एनर्जी कैसे मिलती है? ठीक है, इससे एनर्जी कैसे मिलती है? हमको इस तरीके से मिलती है। ठीक है ना, क्लियर समझ आ रहा है सबको? जो फूड है वो फूड हमने कंज्यूम किया, क्लियर है, फिर क्या हुआ? रेस्पिरेशन हुआ और फिर उससे हमको जो है एनर्जी रिलीज हुई। समझ में आया सबको? एनर्जी कैसे रिलीज हुई? क्योंकि कैटाबॉलिक रिएक्शन थी, उसमें क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है। जो ग्लूकोज हमने कंज्यूम किया था वो ब्रेकडाउन हुआ उसके कंपोनेंट्स में, जैसे कि CO2, H2O और एनर्जी। ठीक है। यहां तक क्लियर है? समझ में आया सबको? अब देखो, तो ये सब हमने, चलो ठीक है, हमने बात कर ली मेटाबॉलिक रिएक्शंस की, हमने समझ लिया मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है ना। अब बात ये आती है, देखो बात ये आती है कि हमारा टारगेट है बेसिकली टू फाइंड द डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है? क्लियर है। तो अब देखो क्या मतलब क्या लगता है आपको कि ये हमारा डिफाइनिंग फीचर हो सकता है क्या? देखो अगर अपन ऐसा सोचे तो ये जितनी भी ये जो फीचर है ना, मतलब ठीक है कि ये रिएक्शन होना, ये सब हमारी बॉडी में चल रही है। देखो ये रिएक्शन जो है हमारी जो है पर्टिकुलर हमारी बॉडी में चलती है। मतलब देखो ये कभी भी किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ये रिएक्शन चल नहीं सकती। ठीक है। जिस तरीके से ये होता है ना, मतलब ये एक गाइडेंस होना। ठीक है। ऐसा नहीं है, हम इन रिएक्शंस को हम बाहर परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे अगर अपन बात करें ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन की मैं बात कर रहा था, ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेकडाउन कर सकते हैं अपन, मतलब CO2 H2O उसको अपन बर्न कर सकते हैं, CO और H2O में वो हो सकता है, मतलब ग्लाइकोलिसिस को अपन जो है बाहर अपन परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है ना। लेकिन एज सच सारी की सारी रिएक्शन जो है ऑटोमेटिकली होना, क्लियर है, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में फॉर्म होना, ब्रेकडाउन होना, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो रिएक्शन है, ये जो जिसको अपन मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, ये मेटाबॉलिज्म कभी भी किसी नॉन लिविंग थिंग में नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये। समझ में आ रहा सबको? ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कोई रोबोट है, ठीक है, अब रोबोट है वो बिल्कुल हमारे ही जैसा दिख रहा है, सब कुछ हमारे जैसा कर रहा है ना, काम भी वो हमारे ही जैसे कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। लेकिन कल को अगर मान लो उसको एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, तो अब उसको क्या करें अपन क्या उसको बोले कि देख ये जो है ना, मतलब पोटैटो है, इस पोटैटो को कंज्यूम कर ले, इस पोटैटो के अंदर एनर्जी है। ठीक है। तो उसको कंज्यूम, क्या वो उसको कंज्यूम करके एनर्जी गेन कर सकता है? ठीक है। क्या कभी भी कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसी रिएक्शन को परफॉर्म करके, मतलब ऐसी रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है कि अपने अंदर ऑटोमेटिकली? क्लियर समझ में आ रहा है सबको? तो ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। हमारी अगर बात करूँ तो हमारे अंदर बहुत इजीली, हाँ ठीक है, हम एक पोटैटो से भी मतलब एनर्जी गेन कर सकते हैं, कोई भी मतलब कोई भी फूड हो बेसिकली, तो अपन उसको कंज्यूम करके उससे एनर्जी अपन गेन कर सकते हैं। क्लियर है ना। लेकिन ये किसी भी नॉन लिविंग के बस की बात नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना, क्लियर है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो देखो ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता, मतलब जितना अपन समझते हैं ना, जैसे प्लांट से, अब वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस में वो कर क्या रहे हैं? प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस में बेसिकली कर क्या रहे हैं? फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सनलाइट से फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब क्या ये इतनी आसान बात है? अगर इतनी ही आसान बात होती तो आज हम इस चीज को परफॉर्म कर चुके होते हैं। ठीक है ना। बट हमारी बस की बात नहीं है, जितना भी हम कितना भी आगे पहुंच जाए, बट ये आज भी हमारे बस की बात नहीं कि हम भी सनलाइट से फूड को प्रिपेयर कर ले। अगर ऐसा हो जाता तब तो
हमें मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती, तब तो हमें किसी वेजिटेशन की ही जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना, क्लियर है। फिर नेक्स्ट एनर्जी यील्डिंग की बात करें तो जिस तरीके से हमारी बॉडी, जो हमारा सेल्स है, हमारे सेल्स जिस तरीके से इस एनर्जी को गेन करते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये भी हमारे पास की बात नहीं, ये भी इतना इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती है। एक फोटोसिंथेसिस में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती है। ऐसे ही वो सनलाइट से ग्लूकोज नहीं बन जाता। अगर ऐसे बनाने बैठे हम बना सकते तो हम बना लेते, पर हमारे बस की बात नहीं है, हमारी साइंस अलाउ नहीं करती, हम बना ही नहीं सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमको पता ही नहीं वो एक्चुअल में कैसे किस लेवल पे क्या काम हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो कैसे वो वहां पे फोटोन्स आए, फोटोन से कैसे उसने फूड बनाया, बहुत बड़ी बात है ये, मतलब सोचो एक बार कितनी बड़ी बात है। क्लियर है? ये कैसे परफॉर्म हो रहा है? क्योंकि वहां पे बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही है, कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, फिर कोई ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर इस तरीके से फिर वापस कोई फॉर्म हुआ, फिर ब्रेक डाउन हुआ। क्लियर है? तो इसी तरीके से एनर्जी भी हमको इसी तरीके से यील्ड होती है। क्लियर है? हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उस फूड से हमको एनर्जी कैसे मिलती है? ठीक है, कोई ब्रेकडाउन होता है, फिर उस ब्रेकडाउन से जो है फिर कुछ और फॉर्म हो रहा होगा, फिर उससे ब्रेकडाउन हो रहा होगा, इस तरीके से ही कंटिन्यूसली चलता रहता है। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? तो अब देखो क्लियरली ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये जो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ना, ये सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है हमारे अंदर जो चलती है ना, हमारे अंदर ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये हमारा डेफिनेटली हमारा डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है ना, ये फाइनली हम इसको हम कह सकते हैं, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स अनएक्सेप्शनली। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखो हम देख चुके हैं ये मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमको देखो, अगर हमको फाइंड करना है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म इसके अंदर है क्या? अगर तो वो लिविंग है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे कोई सा भी फॉर्म हो, है ना, अगर वो लिविंग है तो डेफिनेटली उसके अंदर मेटाबॉलिज्म तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, और कोई ना कोई प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म बायोमोलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा होगा, तो ये कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा डेफिनेटली। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। हेंस उसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, मेटाबॉलिज्म इज अ defining property of all living organisms। क्लियर है ना? यहाँ पे हमारी मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फाइनली जो है बन चुकी है। हमने ग्रोथ की बात करी थी, क्या ग्रोथ के बेस पे अपन कह सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? नहीं कह सकते हम, क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होती है। फिर हमने बात करी थी रिप्रोडक्शन की, क्या अपन रिप्रोडक्शन के बेस पे कह सकते हैं कि ये देखो ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? क्या अपन कैसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, ही जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? लेकिन जो मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म के लिए अपन डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हाँ, मेटाबॉलिज्म इज द डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। अगर कोई लिविंग बींग है, ठीक है, तो वो मेटाबॉलिज्म करेगा ही करेगा, कंफर्म सी बात है, वो करेगा ही करेगा। ठीक है ना, क्लियर है? जैसे अगर अपन बात करें, आगे अपन पढ़ेंगे इसको, वायरस की अगर अपन बात करें ना, अब देखो वायरस जो है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं, खुद का उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। क्लियर है? बेसिकली वो सेल का ही नहीं बना हुआ है, उसके पास सेल ही नहीं होता है। क्लियर है? तो उसके अंदर अब मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि तो वायरस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? क्लियर है? अब देखो वायरस जो है ना, वो ना तो लिविंग है क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं है, और ना वो नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट नॉन लिविंग नहीं है। क्लियर है ना? क्योंकि वो क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट में बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग की। क्लियर है? वो वायरस जो होते हैं, वायरस बेसिकली दे आर इन द ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो जब तक सेल के बाहर है तब तक वो कैसे होते हैं? नॉन लिविंग रहते हैं वो। क्लियर है? और जैसे ही वो सेल के अंदर एंटर कर लेते हैं, क्लियर है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, या फिर वो बैक्टीरियल सेल हो, जैसे ही वो सेल के अंदर एंटर कर लेते हैं उसी टाइम से वो क्या हो जाता है? वो लिविंग हो जाते हैं। क्लियर है ना? तो वायरस जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता नहीं है, इसलिए अपन उसको लिविंग तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? तो मेटाबॉलिज्म क्या है? अपना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? इसमें लिखो, उसके आगे इसको पॉइंट ऐड कर देना। ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट ऐड करा तो उसके बाद इसको ऐड कर लेना। नो नॉन लिविंग
थिंग कैन डू मेटाबॉलिज्म। क्लियर है ना? कोई भी नॉन लिविंग जो थिंग है वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकती है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। पर अब देखो यहाँ पे बात ही आती है कि मैंने आपको बोला ना भी कि देखो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है ना, अगर अपन बात करें रिएक्शंस की, ठीक है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो मतलब लिविंग क्या चीज है? देखो ये जो मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर हो रहा है, मतलब ये जो समझना है इस चीज को ना, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बेसिकली इट इज सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन। अब लिविंग क्या है? ये सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस खुद आपस में लिविंग है, या फिर ये मेटाबॉलिक इन रिएक्शंस का हमारे अंदर होना ये लिविंग है। लिविंग क्या चीज है? ये रिएक्शन अपने आप में लिविंग है, ये रिएक्शन ये अपने आप में लिविंग है, या फिर इन रिएक्शन का हमारे अंदर होना ये लिविंग है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो लिविंग रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो लिविंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इन रिएक्शन को हम जो है बाहर परफॉर्म कर सकते हैं, इनको हम लैब में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जिससे अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, सो ग्लाइकोलाइसिस इज ए पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्लियर ना? ग्लाइकोलाइसिस क्या बेसिकली इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन है ना, तो वो मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। तो क्या ग्लाइकोलाइसिस अपने आप में एक लिविंग रिएक्शन है? कैन वी कॉल द मेटाबॉलिक रिएक्शन एज लिविंग रिएक्शंस? नो। Why? Because we can perform these reactions in lab easily. ठीक है ना? That's why we cannot call it as a living reaction. Clear है ना? ठीक है, तो इसको लिख दो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट लिविंग reactions because they can be performed in lab. क्लियर है? ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? यहां तक क्लियर है? तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस अपने आप में लिविंग नहीं होती है। मेटाबॉलिज्म पूरा मेटाबॉलिज्म जो हमारे अंदर चल रहा है, ये जो चल रहा है ना, ये लिविंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ये लिविंग के अंदर आता है। वो एक इंडिविजुअल जो है रिएक्शन है, वो अपने आप में मेटाबॉलिज्म, मतलब वो अपने आप में लिविंग प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना? तो फाइनली जो है मेटाबॉलिज्म क्या अपना, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी हमारे देखो एनसीईआरटी में इसको मेंशन कर रखा है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा, देखो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेसिकली। अब देखो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ चल रही है? क्या हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी है, क्या अंदर पूरी खोखली है और अंदर उसके एकदम सेंटर में हमारे बीच में चल रहा है? ऐसा नहीं। ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, ये जो रिएक्शन हो रही है, बेसिकली ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सेल के अंदर हो रही है, सेल के बाहर नहीं हो रही है सब। ठीक है, हमारी बॉडी में भली मतलब देखो कितने सेल्स है ना, सेल्स है, उसके अलावा इंटरसेल्यूलर स्पेस है। तो ये जितने भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, ये कहाँ हो रही है? सब सेल के बाहर थोड़ी हो रही है, ये सब की सब सेल के अंदर हो रही है। ठीक है, अब सेल के अंदर ये जो एक्चुअल में जो मतलब है ना, सेल किस तरीके से मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, किस तरीके से अलग अलग जो सेल के ऑर्गेनल है वो इनको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा तरीका, इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? जो सेल है जिस तरीके से ये फंक्शन को परफॉर्म करता है, क्लियर है, जिस तरीके से उसके ऑर्गेनल से जो है अलग अलग इनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं बेसिकली सेल के बारे में, अपन बात कर चुके हैं ना, अलग अलग सेल ऑर्गेनल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो इनमें जो कहीं ना कहीं जो फॉर्मेशन होता है, कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ब्रेकडाउन जो है इन्हीं में होता है। ठीक है, बहुत सारी, जैसे ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन कहाँ चलती है? साइटोप्लाज्म में चलती है। क्लियर है? ठीक है ना? तो अब देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये जो जिस तरीके, ये जो तरीका है जिससे सेल जो है ये सब फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना? देखो उसको नोट डाउन कर लो। द वे सेल परफॉर्म्स all its functions and processes to
ऑर्गेनाइज और कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी ऑफ एन organism is cellular organization क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, तो ये जो जिस तरीके से सेल ये सब फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, क्लियर है? किसी की बॉडी को जैसे हमारी बात करें तो हर एक हमारी बॉडी में देखो मतलब हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट हो रहा होता है ना, फॉर्मेशन हो रहा होता है, क्लियर है? तो ये सारा जो है किससे रिलेटेड, ये सब भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो ये होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये भी क्या होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग बीइंग्स की। अगर ये प्रेजेंट है ना, एक पूरा सेलुलर फॉर्म अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको अपन इसके बेस पे अपन क्या बोलते हैं कि हाँ ये जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है ना? समझ में आ रहा सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट लिख दो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन is a defining property of living beings। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये जो सेल है जो जिस तरीके से सब फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है ना, क्या क्या करने के लिए, बॉडी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना? क्लियर है? इन सब के लिए जो ये जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है इसको अपन बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से अंदर उसके ऑर्गन अरेंज होते हैं, क्लियर है? हम क्या हम एक सेल को बना सकते हैं क्या? आज भी हम मतलब अगर अपन बात करें इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास है ना, बट अपन आज भी जो है एक सेल को फॉर्म नहीं कर सकते। अपन को पता है सेल कैसे बनता है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बनता है ना, और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स वगैरह वो सब अपन को पता है, बट फिर भी अपन जो है एक सेल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, अपन एक सेल नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते, अपन अपने हाथ में नहीं है, ठीक है? जिस दिन अगर अपन ने सेल बना लिया तो उस दिन तो अपन एक लाइफ को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि सेल क्या होता है, सेल ही अपने आप में लाइफ होती है, क्लियर है? ये जो सेल होता है, सेल ही अपने आप में एक लाइफ होती है, क्योंकि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये लाइफ ही कहाँ से स्टार्ट होती है, एक सेल से स्टार्ट होती है, क्लियर है? ये सब कुछ किस में आता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। समझ में आया सबको? ठीक है, तो फाइनली अपना कंक्लूजन ये हो चुका है कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड आल्सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है ना? ऐसा नहीं अभी हमारी और भी प्रॉपर्टी है उनको भी अभी अपन को देखना है, ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आया सबको? ओके, चलो तो इस लेक्चर को अपन यहीं एंड करते हैं। ओके, गुड बाय।